कोई यूज़ करता है? कौन कौन यूज़ कर रहा है? तो गूगल जेमिनी प्रो वर्जन या बेसिक वर्जन? वाई नहीं प्रो? इसके बाद जियो अलग है। तो नंबर से रजिस्टर करो, प्रो वर्जन 1 साल के लिए, राइट? सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी बहुत सारे एआई टूल्स आपको बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज का हमारा सेशन भी उसी के टॉपिक के अंदर में होगा कि आपके लिए कुछ यूजफुल टूल्स जो आप यूज़ करके कुछ यूजफुल बना सकते हो फॉर योर प्रोजेक्ट्स, फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, राइट? उस टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत हम जानें। हाउ मेनी ऑफ यू नोस अबाउट नोटबुक एलएम? कितने बच्चों को पता है नोटबुक एलएम के बारे में? आज का प्रेजेंटेशन जो बना हुआ है ना, उसमें से कुछ सेक्शन मैंने प्रेजेंटेशन एक नोटबुक एलएम से बनाया। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे पावर हो गया था और 10 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सो मुझे वो टाइम नहीं मिला कि मैं प्रेजेंटेशन करता बना पाऊँ। तो मैंने क्या किया, नोटबुक एलएम जो बताया है एक सॉफ्टवेयर के साथ से मैं आराम से कुछ स्लाइड्स बना सकता हूँ और जो मुझे अच्छे रिजल्ट लाते हैं, राइट? सो बेस वो कैसे काम करता है वो थोड़ा सा सीखें। कौन सीखना चाहता है? नोटबुक एलएम कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे करना है? सो बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिवाइड कर देते हैं। हम स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट हम क्या करेंगे, एआई क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन थोड़ा सा और डीपर नॉलेज के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, इसको यूज करके आप किस तरीके का काम कर सकते हो, राइट? एंड थर्ड विल जंप ऑन द प्रोजेक्ट कि कैसे हम उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। ठीक है, ये होने वाला आज का हमारा सेशन। प्रॉब्लली हम 1 से 1.5 घंटे में इसको रैप अप करेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे तो आपके लाइफ में ये जब पावर पॉइंट बनाने जाओगे या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाने जाओगे किसी प्रोजेक्ट के लिए या रिसर्च करने जाओगे तो आप इस टूल को यूज़ करके आप बहुत हैप्पी फील करोगे, राइट? तो ये चैट जीपीटी के जैसा नहीं है। चैट जीपीटी के से अलग क्या क्या है वो फीचर्स मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एआई, राइट? सो एआई क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता है। इसका काम क्या है? बेसिकली ये ह्यूमन लाइक वर्क आपको करके देगी। बट क्या एक्चुअली ह्यूमन लाइक वर्क कर सकता है? कर सकता है? ब्रेन के टर्म में यस, राइट? जिन कामों को हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, जिन कामों के लिए सोचना पड़ता है, यस ही कैन डू एवरीथिंग। बट जिनमें हमें फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल काम करना है, वहाँ पे ये चीज़ लैक करती है, ये चीज़ वो नहीं कर पाता है अभी तक। रोबोटिक्स में हम अप्लाई कर रहे हैं बट इट इज नॉट एज एप्लीकेबल एज दैट चैट जीपीटी, राइट? सो चैट जीपीटी लिखने सोचने के लिए या फिर कंप्यूटर बेस्ड वर्क के लिए अच्छी है, बट प्रैक्टिकल वर्क के लिए वो अच्छी अभी तक नहीं मिली है, मे बी इन फ्यूचर, राइट? सो इसको हम सोच सकते हैं कि ये ब्रॉडर साइंस, डेटा साइंस का एक पार्ट है जहाँ पे आप इसको सीख सकते हैं, राइट? एंड इसको आप सोचो कि आपकी यूनिवर्सिटी जैसे आपकी कॉलेज है, कॉलेज के ऊपर क्या आता है? यूनिवर्सिटी। तो एआई बेसिकली इज अ यूनिवर्सिटी। इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे एमएल हो, मशीन लर्निंग, एमएल बोलते हैं मशीन लर्निंग, राइट? इसके बाद एआई जो जीपीटीज वगैरह आते हैं, ये भी एआई का पार्ट है। इसके अलावा जेनेटिक एआई के अलावा और भी बहुत सारे जो एपीआईज आते हैं वो भी इसके अंदर, राइट? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेनली हम फोकस करेंगे एमएल के बारे में। एमएल क्या है? एमएल इज बेसिकली सबसेट ऑफ एआई, ठीक है? जो मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन खुद से लर्न करता है, देन इसको अप्लाई करता है अपने काम में। तो बेसिकली इट इज अ मोर फोकस ऑन सर्टेन वर्क, या ऐसे सोचो, ठीक है? सो ये भी क्या काम करता है? ये एआई की पार्ट है, ऐसा नहीं कि एआई से अलग है। एज नेम सजेस्ट मशीन लर्निंग, मशीन खुद से लर्न करता है। मशीन कैसे लर्न करेगा? क्या प्रोसेस है? बेसिकली इसका सिंपल प्रोसेस है कि आप उसको डेटा दो, वो या तो खुद से उसको लेबल करेगा कि ये क्या है। एग्जाम्पल के लिए आपको जब ईमेल आता है
कोई ईमेल आता है या फिर स्पैम कॉल आता है, देखे हो क्या अभी फोन पे क्या होता है, अलर्ट आ जाता है दिस इज ए स्पैम कॉल। कैसे हो रहा है? बेसिकली ये प्रीवियस डेटा को एनालाइज कर रहा है। प्रीवियस डेटा मतलब आपके ही जैसे किसी ने अगर इसको इस मेल को रिपोर्ट किया है, वो क्या करेंगे, वो सिंपली इसको एज ए स्पैम मेल या स्पैम कॉल हाईलाइट करेंगे। जब भी इस नंबर से किसी को भी कॉल जाएगा वो स्पैम अलर्ट दिखाएगा, राइट। मेल्स में देखते हो, राइट, मेल्स में कभी कभी इंपॉर्टेंट मेल भी स्पैम में आ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो खुद से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इज इट ए स्पैम मेल और नॉट। क्यों? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा उसको समझते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस क्या है मशीन लर्निंग और प्रोसेस ऑटोमेशन। कभी किसी कोका-कोला फैक्ट्री में, कोई फैक्ट्री में गए हो जहाँ पे कुछ बन रहा है, आसपास कोई फैक्ट्री है आपके जहाँ पे शायद हो सकता है कि शायद प्लेट की कारखाना जहाँ पर प्लेट बन रही है, या फिर कोई प्लास्टिक की कारखाना है, या प्लास्टिक बन रही है, या मशीन से कुछ चीज़ें बनाई जा रही है, ऐसा है कि आसपास, राइट, मशीन से शायद कुछ काटी जा रही है, रखने की चीज़ या कोई चीज़। सो ये चीज़ काम होते हैं, ये ऑटोमेटिक अगर हो गए, इसको हम प्रोसेस ऑटोमेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसको मशीन लर्निंग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये रेपिटेटिव वर्क है, सेम टाइप का वर्क है, इसको अलग टास्क दिया जाए तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में अगर कोल्ड ड्रिंक भरने का उसका काम है, क्या वो कुछ और भर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है कि वो लिक्विड फॉर्म जो वो भर रहा है वो वही काम कर सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन। मशीन लर्निंग डिफरेंट कैसे है? इसको नए टास्क दो, ये नए टास्क को सीखेगा, नए डेटा दो, नए डेटा को एनालाइज करेगा और उसके बाद आपको आउटपुट देगा। तो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑटोमेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो हर चीज जैसा कि मैंने बोला कि मशीन लर्निंग काम कैसा करता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करता है, आप देख के बता सकते हो कि कौन सा एलिफेंट है, कौन सा डॉग, राइट। कैसे देख के बताएंगे? उसके कुछ फीचर्स, काफी साइज में बड़ा होगा, राइट, वेट उसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डॉग, उसका शेप अलग है, राइट। मशीन लर्निंग को अगर ये टास्क दिया जाए तो कैसे एनालाइज करेगा? अगर कोई सिंपल टास्क है तो पहले सिंपल टास्क में दिखाते हैं, फिर उसको डिफिकल्ट टास्क बताएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने चार्ट दिखाया है, जो आप लोग जनरली मैथमेटिक्स अगर स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा आपने किया होगा। ग्राफ के फॉर्म में अगर आप देखो तो उसने दो फीचर आइडेंटिफाई किए हैं, एक हाइट एंड वेट। ये हाइट कितनी है, वेट कितनी है, उसके बेस पे उसने क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है कि इन दो फीचर्स को ही अगर रखते हैं तो ईजी है इसको आइडेंटिफाई करना इन दोनों में। लेकिन लेट्स सपोज अगर मल्टीपल, जैसा बायोलॉजी में सिखाया गया, बायोलॉजी में हम चैप्टर्स पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी में बेसिकली पढ़ते हैं, राइट। तो जूलॉजी में अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उनके फीचर्स भी तो अलग अलग होंगे, कुछ कुछ शायद सिमिलर भी होंगे। जैसे डॉग्स और एलिफेंट के चार पैर दोनों के, राइट और राइट। तो ये फीचर लेने से काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे बर्ड्स की कैटेगरी, बर्ड्स की कैटेगरी में आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, राइट। उसमें आपके जो फीचर्स है डिफाइन करना मुश्किल होगा, जैसा लो मुश्किल होगा या नहीं। तो मशीन के लिए ये काम भी आइडेंटिफाई करने वाला होता है। अगर वो आइडेंटिफाई ढंग से कर पा रहा है, तो अगर वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दे पा रहा है जिसमें सिर्फ हम डेटा दे रहे हैं, वो खुद से डेटा को एनालाइज कर रहा है, खुद से समझ रहा है कि कौन सा क्या है, इसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मशीन लर्निंग के बेसिकली दो कैटेगरी होते हैं, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक होते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड में बेसिकली हम डेटा लेबल कर देते हैं, जैसे कि स्पैम वाला, स्पैम में हम खुद बताते हैं कि डेटा स्पैम है या नहीं, ये करते हैं या नहीं करते, इसमें क्या है, मेल से याद कभी स्पैम में चेक करना इंपॉर्टेंट है, अगर है तो वो अगर इंपॉर्टेंट है तो हम बोलते हैं नॉट स्पैम, राइट। तो ऐसे करके हम उसको लेबल करते हैं, दिस इज
कम्स अंडर द सुपरवाइज्ड लर्निंग। बट जहाँ पे डेटा लेकर नहीं कर रहे वो हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट। एंड ऐसे करके मशीन लर्निंग वर्क करता है। इसके अलावा NLP बोल के एक होता है नेचुरल लर्निंग प्रोसेस, जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह की कैपेबिलिटी होती है, और इसके अलावा डीप लर्निंग भी कहा जाता है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी शायद एडवांस कुछ जगह पे काम करता है, राइट। सो NLP एंड डीप लर्निंग दीज आर द पार्ट्स ऑफ AI। ठीक, जैसे सुपर कंप्यूटर बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर में कुछ AI कैपेबिलिटीज अगर है तो वो डीप लर्निंग या फिर NLP यूज करके ही बनती है, राइट। तो ये चीज़ें, इनका काम क्या है? इनका काम है टेक्स्ट, वीडियोस, जितने भी चीज़ें हैं उनको एनालाइज करना, उनके हिसाब से आउटपुट प्रोवाइड करना। आजकल आप रास्ते में जाते हो, बहुत सारे कैमरास लगे हैं, वो कैमरा से काम क्या है? अगर कोई रूल ब्रेक कर रहा है तो सीधा फाइन कर रहा है। कैसे हो रहा है? वो गाड़ी का नंबर को डिटेक्ट कर रहा है कि कैसे, कौन सा नंबर यहाँ पे जिसने रूल ब्रेक किया है। उस कैमरा का काम बस यही है, ठीक है। सो कैमरा क्वालिटी अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे इतनी गंदी इमेज, बट फिर भी वो प्रोसेसिंग एकदम एग्जैक्ट करता है। तो कैसे हो पाता है? बेसिकली ये सारा प्रोसेस का काम है, NLP और डीप लर्निंग का काम होता है। जनरली वो एनालाइज करके बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं ये कौन सा नंबर है, ठीक है। जस्ट लाइक कि आप जेमिनी को पुराना कुछ 10 साल पुराना फोटो दोगे, वो थोड़ा ब्लरी फोटो होगा, उसको बोलोगे तो उसको क्लीन करके दो, क्या करेगा? वो कुछ प्रोसेस करके आपको उसको क्लीन करके देगा। कभी ट्राई किया आपने? थोड़ा ट्राई करना। जिनके पास जियो है प्लीज़ आज जाके रजिस्टर करना, प्रो वर्जन में 1 साल के लिए फ्री है, यूज़ करो। जिसके पास एयरटेल है, घर पे होगा ही शायद किसी के पास, मेरे फादर साहब के पास है, तो मैं परप्लेक्सिटी यूज़ करता हूँ 1 साल में, प्रो वर्जन, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट अपडेट से आपको लेनी पड़ेगी। अब ह्यूमन लाइफ वर्क कैसे करता है उसका कुछ एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि कैमरा होती है उसके आगे, माइक्रोफोन होगी उसके काम, राइट। कुछ एग्जाम में अभी एग्जाम्स कैसे होते हैं, जैसे TCS में आप कभी एग्जाम देने गए होंगे तो कुछ जगह पे प्रॉक्टर भी नहीं होगा। किसी ने CFA प्लान किया है फ्यूचर, CFA करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? कौन सोच रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। तो अगर आप CFA करोगे तो आप नोटिस करना, जब आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर प्रॉक्टर को, मतलब एग्जामिनर को, बट अगर आप ज़्यादा निर्णय करते हो इन फ्यूचर जो होने वाला है, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, ये प्रॉक्टर भी हट जाएंगे, इसी पे कैमरा और माइक्रोफोन हो, कुछ भी आवाज़ आएगी। कई सारे एग्जाम में होता भी है, ऐसा नहीं है। सो वहाँ पे अगर आप ज़्यादा निर्णय करते हो, ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसे करते हो, इवन कई हायरिंग प्रोसेस में जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देने जाना है तो रिटन टेस्ट किया है, वो आपको घर पे ही बैठ के देना है। वो कैसे आपको एनालाइज करते हैं? बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज। तो आपकी डैश कैम को यूज़ करेंगे, मतलब आपके लैपटॉप कैमरा को यूज़ करेंगे, और आपके माइक्रोफोन का एक्सेस ले लेंगे, आप क्या कर रहे हो वो सब रिकॉर्ड करेंगे। उनको कुछ गड़बड़ी दिखे तो क्या करेंगे? आपको सीधा उसके लिए पिनलाइज करेंगे, मतलब आपका रिजेक्शन होगा, बेसिकली आपको हायरिंग के लिए नहीं बुलाएगा। सो ये चीज़ें अभी से इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे हो। जिन बच्चों को AI में जाने में डेटा साइंस, पाइथन, इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। कोडिंग, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोड समझना है तो कोड में जाओ, फंडामेंटल्स ऑलवेज वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। मैं आजकल सुनता हूँ काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर कोडिंग सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐप सारा कुछ कर देगा, डेफिनेटली कर देगा, बट ऐप अगर गड़बड़ कर रहा है उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसी की तो होगी, वो जॉब आपको मिल सकती है। इसके लिए आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो थोड़ा सा एडवांस करते हैं अपने आप को, वो इस जगह पे जा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में जो काम करते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर करेंगे, वो ये जॉब कर सकते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर बोलते हैं, AI मॉडल चेकर बोलते हैं, जो भी अलग अलग नाम होते हैं बेसिकली, इस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है, ऐसा नहीं कि नहीं है।
सीखने की रिक्वायरमेंट। अब आता है डायरेक्टली, आपको मैंने जो जितना बेसिक बताना था उतना मैं बता चुका। कुछ चीज़ें जस्ट शो करूँगा। डेटा है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन ब्रेन उसको इजीली प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इन जनरल की बात कर रहा हूँ, अब कोई आउट स्मार्ट कर दे तो फिर बात करो। ठीक, आप नोटिस करना, जब आप 10 साल पहले किसी को इमेज लेते हुए देखते थे, वो इमेज का साइज 60 KB होता होगा या 100 KB होता होगा, राइट? ऐसा आपने देखा था पहले किसी को करते हुए? या फिर पुराने इमेज देखना, वो उसके साइजेस कम होते हैं। आज अगर इमेज क्लिक करते हैं तो 2 MB 3 MB तक आराम से चलेगा। थोड़ा सा और HD कर देते हैं इमेज को तो क्या होता है, वो 5-6 MB तक चलेगा। तो कहाँ 60 KB, कहाँ MB, ये आपको डिफरेंस पता है ना? सो इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ गई, क्योंकि प्रोसेसिंग थोड़ा सा हैवी होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है, उस डेटा को प्रोसेस करना इजी नहीं है। इसलिए AI की मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट आज से नहीं 90s के दौर से शुरू हुई। हम लोग को पता चला है ChatGPT की वजह से, पर ये 90s से ही स्टार्ट हो चुका है, जब इंटरनेट बूम आया था तब से बोलते भी एक डोमेन होता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हो। बेसिकली इसका काम क्या है, मॉडल बनाना। मॉडल जो बना हुआ है उसको टेस्ट करना। टेस्ट कैसे करते हैं, कुछ फीचर्स डिफाइन करते हैं कि उसको क्या आइडेंटिफाई करना है। अगर वो ढंग से आइडेंटिफाई कर पा रहा है, फीचर्स को ढंग से आइडेंटिफाई कर पा रहा है, वो देखना उसका काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने कि बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके बेस पे ये ट्रू या फॉल्स बोल रहा है। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सोच लो। जैसे आज स्टॉक मार्केट अप जाने का डाउन है, क्या लगता है ये एक फैक्टर पे डिफाइन करता है? मल्टीपल फैक्टर्स है। दुनिया में कहीं भी वॉर चल रही है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, राइट? ऑयल प्राइसेस अप जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट? तो सब कुछ रिलेटेड है और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स को उसको आइडेंटिफाई करके आउटपुट जनरेट करते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे है, ऐसा नो। सो इट इज, ये समझना पड़ेगा कितना कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, उसके लिए उतने ज़्यादा फैक्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा फीचर्स डिफाइन करने जाएंगे। और ये फीचर डिफाइन करने वाला पर्सन खुद बोलते हैं फीचर इंजीनियर, राइट? सो ये काम बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं बहुत ईजी है। एग्जाम्पल ये है कि मान लो बीजेपी TMC जो कि पार्टीज है, जैसे वो उनका अगर वोट होता है तो वोट किसको किस एरिया में मिले, एक सर्टेन एरिया का सर्वे होता है, उसके बेस पे वो रिजल्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कांग्रेस और बीजेपी का मैंने किया है। और उसको आइडेंटिफाई करने का एक मॉडल होता है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ऐसे करके मॉडल उसको आइडेंटिफाई करता है एंड देन मॉडल बताता है कितने मैंने सही आंसर दिए, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी टेस्ट। अगर आपका मॉडल 80% से अबव स्कोर कर रहा है एक्यूरेसी तो अच्छा माना जाता है, जनरली 85 से 100% अगर स्कोर कर रहा है तो वो बुरा माना जाता है, इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। और अगर वो 80% से नीचे आ रहा है, 60% तक आ रहा है, इसको बोलते हैं अंडरफिटिंग। ये सब आप जब AI के बारे में पढ़ने जाओगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में जितनी सिंपल वे में बता सकता हूँ वो बता। आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम दे दिया थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, अब सीधा हम लोग जंप करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ों में, जैसे कि कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे किस काम में आए, राइट? ChatGPT सबको पता है। ये कुछ डेटा है जो मैंने लार्जर ऑडियंस के लिए प्रिपेयर करके लाया था, सो दैट कोई अगर फाइनेंस में जाना चाहता है तो फाइनेंस में कहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इसको नोटिस करोगे, सबसे ज़्यादा जितने बड़े बबल दिख रहे हैं उस जगह पे सबसे ज़्यादा AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो रही है। AI से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? बबल जितना बड़ा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। सो दैट इसका मतलब क्या है? बेसिक मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में AI की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जो बच्चे AI से कुछ भी सीख के आगे जाएंगे उस फील्ड में उनका स्कोप बढ़ेगा, राइट? तो कौन कौन सा फील्ड है? कंज्यूमर इंडस्ट्री में देखो एक बबल बड़ा दिख रहा है,
फाइनेंशियल सर्विसेज में जो लोग बीकॉम वगैरह फिर आप बीए बीकॉम जो भी कर रहे हैं, उनको अगर फाइनेंस में जाना है कैसे जा सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपको अगर फाइनेंस में जाना है हेवीली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनेंस में क्या क्या आते हैं, बैंकिंग सेक्टर भी फाइनेंस का ही पार्ट, राइट। तो अगर बैंकिंग सेक्टर के बारे में आप सोच रहे हो तो इन फ्यूचर लोगों की कमी वहाँ होगी और AI उनको धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिप्लेस करेगा, राइट। जो बच्चे AI की तरफ जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ेगी इन फ्यूचर। तो अगर आपको एक रिसर्च करना है तो 7-10 दिन का आपको निकालना पड़ेगा, राइट। एंड कुछ ब्रिज टूल होते हैं जैसे जो हर काम को हेल्प करते हैं आपको इस काम को कैसे करना है, उसके लिए ब्रिज टूल कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उसमें हम कुछ प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, राइट। लास्ट कुछ विजुअल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो विजुअल्स को हम कैसे यूज करते हैं अपने रिसर्च में। सिंपल एक लिखा हुआ बस पेपर होता है तो पढ़ने का अच्छा नहीं लगता, सबको पता है। किताबें भी देखते हैं तो वहाँ पे डायग्राम्स होते हैं, राइट, क्यों दिया ताकि आपको देख के और ज़्यादा विजुअल इफेक्ट मिले, कुछ समझ में भी ज़्यादा आए। तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना है कि रिसर्च करने की कुछ ग्राफिकल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ विजुअल चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू के लिए 2 सॉफ्टवेयर हैं, आप लोग चाहो इसकी फोटोज ले सकते हो, राइट। पहला क्या है सिमेंटिक स्कॉलर, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा कंसेप्शन, ये पेड है, कुछ दिन के लिए ट्रायल आप यूज कर सकते हो, बट ये थोड़ा हेवी वर्क के लिए यूज होता है कंसेप्शन, और सिमेंटिक स्कॉलर कुछ लाइट वर्क के लिए यूज होता है जनरली। क्यों ये यूजफुल है? तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे पेड सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कभी PDF डाउनलोड करते हो, PDF ऐसे डाउनलोड नहीं होते किसी भी रिसर्च पेपर, बट सिमेंटिक स्कॉलर में बहुत सारे PDF आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी सिक्योर चीज़ की जरूरत नहीं, वहाँ पे फ्री चीज़ें एक्सेस की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए कोर्स शेयर कर रहा हूँ, PDF मार्केट में अवेलेबल है, कुछ जर्नल्स अवेलेबल हैं, तो उन जर्नल्स को एक्सेस करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। एक जो रिसेंटली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसके पास PDF है, तो आप जस्ट टाइप करो PDF और यहाँ से तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली आप PDF को एक्सेस कर पाओगे। तो ये इसका बेनिफिट है। जनरली बहुत सारे ऐसे PDF हैं जो सिर्फ पेड वर्जन में ही मिलते हैं, बट सिमेंटिक स्कॉलर एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप कुछ रिसर्च पेपर आपको चाहिए, वो रिसर्च पेपर आपको डायरेक्टली PDF के थ्रू आपको दे देगा। वो PDF कहाँ से वो पब्लिश करना, पूरा एग्जैक्ट PDF आएगा, रिसर्च पेपर आएगा, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिमेंटिक स्कॉलर। इसका कोई और गूगल स्कॉलर में है एप्लीकेशन, उसको भी यूज कर सकते हो, पर गूगल स्कॉलर में काफ़ी दिक्कतें आती है। कई दफ़ा बंच ऑफ रिसर्च पेपर आ जाएगा, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब कौन सा फैक्ट बेस्ड है एविडेंस बेस्ड है, वो समझ में नहीं आया। तो ये डिसएडवांटेज है गूगल स्कॉलर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यूज आ सकती है, आपके काम में आ सकती है, राइट। या फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। बेसिकली जैसे मैंने बताया सिमेंटिक स्कॉलर इज बेसिकली फ्री, कंप्लीट फ्री। बेसिकली जिनको भी रिसर्च करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, उसके लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल है। इसके अलावा दो और सॉफ्टवेयर है, जेनी एंड पेपरमार्क। ये दोनों ही पेड है, मैं पहले बता दूं ये दोनों पेड सॉफ्टवेयर हैं, बट ये एकेडमिक राइटिंग के लिए यूज होते हैं। मान लो आपको कोई PhD करनी है, PhD के टाइम में आपको रिसर्च वर्क करना है, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें लिखनी है, 400 पेज की राइटिंग करनी है, तो 400 पेज की राइटिंग करना इतना ईजी टास्क नहीं है, सबको पता है, राइट। उस चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट टूल है। जेनी बेसिकली यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, JENNI, ठीक है, जेनी। अब ये स्पेलिंग रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मैंने ये नोटबुक LLM से बनाया है, ये पर्टिकुलर स्लाइड नोटबुक LLM से बनी हुई है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सो इसलिए आप इसका देख सकते हो कितना अच्छे से उसने डिज़ाइन करके मुझे दे दिया। इनफैक्ट ये सब नोटबुक LLM का ही पार्ट है, उसने
जेन्युइन पेपर वर्क क्या करते हैं बेसिकली यही यूज होता है मैक्रो काम के लिए, छोटे छोटे काम को आप करके आप उसको रिसर्च पेपर राइट लिखना चाहते हो, एकेडमिक राइट डाउन करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं। पेपर वर्क क्या करता है, पूरा रिसर्च थीसिस आपको लिख के दे देते हैं, वहाँ पे आप खुद से बाद में चेंजेस करो। अब फर्क क्या है, पूरे चीज़ों को चेंज करना और छोटे छोटे पैराग्राफ को चेंज करना, दोनों में फर्क है, राइट। इसलिए बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि आपको किसको यूज करना है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे ये सेंटेंस बाय सेंटेंस के काम में आता है, बेस्ट यूज फॉर सेंटेंस बाय सेंटेंस का। इसमें कुछ एआई एडिट फीचर्स है जहाँ पे आप एआई के थ्रू इसको एडिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको वर्ड चेंज